Yes, we are live now. Hello everyone, welcome to अध्ययन. आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. आज की ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन बच्चों ने DSSB के एग्ज़ाम्स 2021 में फॉर्म को अप्लाई किया था, पीआरटीज़ के फॉर्म को. जी हाँ बच्चों, और उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2022 में इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं पीआरटीज़ को लेके. जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आज हम देखेंगे इस वीडियो में DSSB पीआरटीज़ एग्ज़ाम्स की फुल डिटेल्स को, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट नोटिसेस जो आई हुई हैं उनको भी देखेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ. और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में अभी एक नोटिस आई हुई है और उस नोटिस में दिया गया है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होने वाले हैं, जिसके फॉर्म 2021 में भरे हुए थे. तो देख रहे हैं ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की, जिसमें लिखा हुआ है कि जो 4221 कोड है, यानी आपका पीआरटीज़ का जो कोड था, उसके एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है. तो इसके एग्जाम्स जो है मार्च में शेड्यूल्ड हो रहे हैं और कई डेट पे शेड्यूल्ड हुए हैं. मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 7 मार्च को पहला पीआरटीज़ का एग्जाम है और 3 शिफ्ट में है. और आगे अगर आप देखते हैं तो वैसे ही यहाँ पर असिस्टेंट प्राइमरी टीचर यानी 16 को भी होने हैं एग्जाम्स. और फिर आपके डेट याद रखिएगा, 7 को, 16 को, और यहाँ पे आप देखेंगे 23 को भी मेंशन है और 24 को भी इसके एग्जाम्स होंगे. और कब होंगे देख रहे हैं यहाँ पर 25 को भी और 26 को, 27, 29 एंड 30. इन सभी डेट को याद रखिएगा. इनमें से किसी भी डेट पर आपके एग्जाम्स बन सकते हैं और किसी भी शिफ्ट में हो सकते हैं. ठीक है, 3 शिफ्ट में बटे हुए एग्जाम्स और तीनों शिफ्ट में से आपके एग्जाम किसी भी शिफ्ट में हो सकते हैं. तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए. और जिन बच्चों ने इस एग्जाम को नहीं फिल कर पाए थे, जो एप्लीकेशंस को नहीं फिल कर पाए थे, उनके लिए भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि DSSB ने बेटा आगे के कैलेंडर्स को भी दे दिया है. यानी 2022 में जो पीआरटीज़ होने वाले हैं उसको भी बता दिया है. तो उसकी डिटेल्स को देख रहे होंगे आप कि ये 2022 में प्रस्तावित है पीआरटीज़ को लेके. तो 2022 में जो डेट दी गई है उसके जो आप नोटिफिकेशंस को देखेंगे वो आपको जुलाई में मिल जाएंगे नोटिफिकेशन देखने के लिए. यानी 1 से 5 जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा किसके, पीआरटीज़ को लेकर. और इसका जो एग्जाम शेड्यूल्ड है वो कब है, वो सितंबर में जा रहा है. यानी पूरे सितंबर मंथ में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं. तो आप देर मत करिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़िए. तो चलिए अब बात करते हैं हम फुल डिटेल्स के बारे में कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है. सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी होता है कि यह एग्जाम कैसे होता है. तो सबसे पहले ध्यान देंगे सेक्शन आस्क्ड, यानी कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो हमसे पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 सेक्शंस पूछे जाते हैं. एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी. तो सेक्शन ए में जो चीजें पूछी जाती हैं वो ध्यान रखेंगे. सेक्शन ए में आपका करंट अफेयर्स और जीएस आता है. और कितने मार्क्स के आते हैं, तो 20 मार्क्स के आपके आते हैं करंट अफेयर्स और जीएस. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, 20 होगी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है, 20. यानी एक मार्क्स के 1 क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा. एज इट इज अगर सेम देखते हैं रीजनिंग में भी, तो जी हाँ बच्चों, इस एग्जाम में रीजनिंग भी आने वाली है. वो भी कितने मार्क्स की, जो मार्क्स होंगे वो 20 हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे उसके लिए 20 होंगे. और फिर अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, थर्ड है हमारा सेक्शन ए में हमारे कितने सब्जेक्ट आने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं सेक्शन ए में. ठीक है, तो मैथ्स की बात कर रहे थे, तो मैथ्स में भी आप देखेंगे मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे. और कितने मार्क्स के भी रहेंगे, तो मार्क्स रहेंगे 20 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे कितने,
20। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी कितने मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की ही आएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 20 ही रहेंगे। फिर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी कितने नंबर की आएगी, कितने मार्क्स की आएगी, तो 20 ही नंबर की हिंदी भी आएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे सेक्शन बी को, क्योंकि सेक्शन ए को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, बात है सेक्शन बी की। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सेक्शन बी में बात की जा रही है टीचिंग मेथडोलॉजी की। तो टीचिंग मेथडोलॉजी में आप CDP को पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली में आपने JBT वगैरह करी होगी, या DLED वगैरह किया होगा, या BLED वगैरह किया होगा। बहुत सारे टीचिंग एग्जाम जो आपने कोर्सेज को किया है, जिसके बिहाफ पे आप PRTs को देने जा रहे हैं, तो उनकी बुक को रेफर करिएगा आप। जैसे कि आप इग्नू की बुक को भी रेफर कर सकते हैं इसको करने के लिए, या फिर NIOS से जो DLED की बुक्स है वहां से भी इनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो कितने मार्क्स की है, वो है 100 मार्क्स की। आप समझिए लगभग 50% केवल और केवल क्या आ रही है, टीचिंग मैथडोलॉजी ही आ रही है। तो आप इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, बिना इसके आप क्रैक भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके, 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 200 मार्क्स के आने वाले हैं। आपको टाइम कितना मिलेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मतलब आपका एग्जाम जो होगा वो कितने आवर्स का होगा, तो आप ध्यान रखिएगा आवर्स कितने होंगे, 2 घंटे, यानी 120 मिनट ही मात्र आपको मिल रहे हैं, और आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब ये है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट से कम टाइम मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर अपनी स्पीड का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्पीड को, आप अपनी बेटर स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कम टाइम मिल रहा है, 200 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट ही अलॉटेड है। तो आपको यहाँ पर पहली पॉइंट ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। और अदर डिटेल की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं और 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, यानी आपके मार्क्स उससे काट लिए जाएंगे। ठीक है। और ये मोड जो होगा वो पेपर आपको देना है कैसे, वो ऑनलाइन मोड पर देना है, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठकर बच्चों पेपर देना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होते हैं, इसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स ही होते हैं। ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि एग्जाम पैटर्न में सेक्शन ए में कितने सब्जेक्ट आएंगे, 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। करंट अफेयर्स GS एक सेक्शन हो गया, इसमें कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में भी 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी 20 और 20 मार्क्स। फिर उसके बाद करते हैं बात हिंदी की, तो हिंदी में भी 20 आने हैं क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के आने हैं, 20 मार्क्स के ही आने वाले हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, क्योंकि DSSB का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये 10 सेट में बटे होते हैं। ये जितने भी 200 क्वेश्चन हैं वो किस में बटे होते हैं, 200 क्वेश्चन कितने सेट में बटेंगे, 10 सेट में बटेंगे, यानी 20-20 क्वेश्चंस का एक सेट होगा। एक सेट को अगर आपने खोला तो सबसे पहले उस सेट को ही सॉल्व करेंगे आप उस सेट को ही सॉल्व कर पाएंगे। मतलब 20 में से आपको जो भी आ रहे हैं आप उन्हें कर लीजिए, जो नहीं आ रहे उसको मत हिट करिए। और अगर आपने इस सेक्शन से आगे बढ़ना है, यानी 1 से लेकर 20 तक सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए और कर लीजिए। उसके बाद अगर दोबारा आप दूसरे सेक्शन पर चले जाते हैं तो दोबारा आप उस वाले सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान से ये रखना है कि आप अगर जब भी एक सेक्शन कर रहे हैं, जैसे अगर आपने करंट अफेयर एंड GS का सेक्शन खोला जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस मिले, ठीक है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं, 20 मार्क्स के मिले हैं,
तो सबसे पहले आपको जीएस के पूरे पेपर में 20 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी आपको आ रहे हैं आप अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आ रहे हैं आप अटेम्प्ट मत करिए। लेकिन अगर एक बार ये सेक्शन आपने कंप्लीट नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि पहले 10 क्वेश्चन कर लेता हूं, 10 क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, और आप नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट सेट पर चले जाते हैं, यानी रीजनिंग पर चले जाएंगे, रीजनिंग वाले पैटर्न पे चले जाएंगे, तो आप दोबारा लौट कर जीएस वाले सेक्शन पर नहीं आ पाएंगे। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो सेट बने हुए हैं, अगर 20 क्वेश्चन की बात हो गई, अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिया तो आप उसको जो है आगे करिए क्वेश्चन को और अगले सेट पर चले जाइए। तो ऐसे ही सेट जाते जाते 10 सेट कब खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राइट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे क्लॉक चल रही होगी, और क्लॉक पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए ठीक है, आई होप आप एग्जाम पैटर्न को समझ गए होंगे। और थोड़ा सा मैं और डिटेल कर देती हूँ कि आप जीएस कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, मैथ्स कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, और हिंदी कहाँ से पढ़े, और टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह वाला सेक्शन कहाँ से पढ़े। तो आपको मैं बताऊंगी, जीएस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लूसेंट की बुक, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कोई भी मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं या कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हार्डली 3 to 4 मंथ्स के करंट को आप देख लीजिएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रीजनिंग के जो भी पैटर्न दिए हुए हैं, और स्पेशली उन चैप्टर्स को आप ध्यान रखिएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन हुए हैं, ठीक है, उन्हीं चैप्टर्स को हिट करके पढ़िएगा। तो रीजनिंग की बात हो गई, बात आई है मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आप जानते हैं आर एस अग्रवाल की बुक को आप फॉलो कर लीजिए, मैथ्स भी आपकी ढंग की हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस ही डिपेंड करती है, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप मैथ्स को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप कोई भी जनरल बुक को ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे एसपी गुप्ता वगैरह की, ये सब जनरल बुक है इंग्लिश की। तो कॉमन जो टॉपिक दिए गए हुए हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन है, उन टॉपिक्स को पढ़िए, उन चैप्टर्स को पढ़िए, आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी। बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी को कहाँ से पढ़ा जाए। तो हिंदी की बुक के लिए आप पीएन पांडे को भी रेफर कर सकते हैं, लूसेंट की बुक है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिनकी पब्लिकेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब जिन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेनली ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, क्योंकि मेरिट बननी है। जब भी मेरिट में आपका नाम होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड नेचर नहीं है कि आपने सीटेड में 90 नंबर लाए और आप क्वालिफाई कर गए। यहाँ पर मेरिट का काम है और मेरिट के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग मैथोडोलॉजी की। तो टीचिंग मैथोडोलॉजी में मैंने आपको बताया कि आप NIOS की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, NIOS की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप CBSE की जो आपकी साइकोलॉजी की बुक है 11th-12th लेवल की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इग्नू की बुक्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इग्नू की बुक्स जो आपकी आती हैं, इग्नू की बुक्स जो BEd, JBT और इन सब चीज़ों में चलती हैं, इन बुक को भी आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक बुक को फॉलो कर लीजिए, आपकी टीचिंग मैथोडोलॉजी का जो सेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। आपने जहाँ से भी करा हो, चाहे वो DLED करा हो, BEd करा हो, जो भी है, तो वहाँ पर जो कोर्सेज आपके अवेलेबल थे वहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड बुक्स मिली हुई होंगी, आप उन बुक को भी पढ़िए आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और हमारा अगला जो स्लाइड है वो हमारे सिलेबस पे बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा हमारा सिलेबस क्या कहता है, हम यहाँ पर सिलेबस को डिटेल से देखेंगे, यानी रीजनिंग का सिलेबस क्या है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, करंट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो हमारा पहला जो है सेगमेंट वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक बताई, या फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, और जो इनमें जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करना है आपको, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहला जो हमारा टॉपिक पूछा जाएगा वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का पूछा जाएगा। सेकंड आपका पूछा जा रहा है एनालॉजीज से क्वेश्चंस एंड सिमिलरिटीज से भी क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंसेस भी क्वेश्चन आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से भी क्वेश्चंस आने हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर कॉन्फिगरेशंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। तो इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो सबसे पहले आप किसी भी सॉल्व पेपर को लीजिए, सॉल्व पेपर को सॉल्व करिए, यानी पहले सॉल्व पेपर की जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं
उनमें जितनी भी रीजनिंग आई हैं उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एक टाइप आपका पैटर्न पता चल जाता है कि किस पैटर्न को DSSB फॉलो करता है, तो उससे भी आप बहुत जल्दी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में टाइम अभी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और बात करते हैं हम अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यानी मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेज एंड एवरेज की बात हो गई, और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात की जा रही है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेबल एंड ग्राफ्स की भी बात की जा रही है। तो ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप अपनी कॉपी में मेंशन कर पाएं कि मुझे किस किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ, और हमारा अगली स्लाइड है इंग्लिश के बारे में। देखिए अब इंग्लिश का सिलेबस क्या कहता है, यानी हमारे एग्जाम में जो इंग्लिश आने वाली है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो पहला है कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉम्प्रीहेंशन है वोकैबुलरी भी आने वाली है, ग्रामर पोर्शन भी रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रहने वाला है, और सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, यूजेस ऑफ वर्ड एंड एक्सेट्रा। तो नॉर्मल जो आपकी ग्रामर की बुक्स होती है आप उनको फॉलो अप कीजिए, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं हार्डली उनको कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और फिर बात करते हैं हम हिंदी लैंग्वेज की। तो हिंदी में क्या पूछा जाना है, ठीक है, हिंदी में आएगी संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेष्य के भेद भी आएंगे, क्रिया एवं क्रिया के भेद, संधि, वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रित तीनों वाक्य, और पर्यायवाची, और जो है आपका आ जाएगा विपरीत शब्द हो जाएंगे, और फिर है अनेकार्थी शब्द भी, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तद्भव और तत्सम, देशज और विदेशी शब्द, और आना है समास। तो इन टॉपिक में आप जानते हैं ये जर्नल हिंदी के टॉपिक्स हैं, आप किसी भी बुक को ले लीजिए और इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो सिलेबस में आपके सामने लाई हूँ, और सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप जरूर रखें अपने पास अगर आप DSSB का एग्जाम देने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस की, और सिलेबस में बात कर रहे थे, और सिलेबस में हमने देखा कि हिंदी के सिलेबस को अभी हमने पुरानी तरफ से रिकॉल किया, और अब बात आती है जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की, तो जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है करंट इवेंट एंड नेशनल। करंट इवेंट्स में आप देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों चीज़ों को के बारे में बोला जा रहा है, यानी नेशनल न्यूज़ को भी फॉलो करेंगे और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी फॉलो करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री भी आनी है आपके एग्जाम में। देन आपका अगला टॉपिक है पॉलिटी, आप पॉलिटी को भी पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स की बात आ रही है, आर्ट एंड कल्चर भी आने वाला है, एंड ज्योग्राफी की भी बात करते हैं तो ज्योग्राफी भी आपके एग्जाम में आने वाली है, और इकोनॉमी भी आपके एग्जाम में आने वाली है। एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, यानी जर्नल साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और साइंटिफिक रिसर्च से एक आध दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी एक से दो क्वेश्चंस रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आपके जो मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस की जो संख्या रहती है वो कितनी क्वेश्चंस रहते हैं, 20 क्वेश्चंस रहते हैं, और एक क्वेश्चन पर एक ही मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न की। सब्जेक्ट कंसर्न हमारा पार्ट बी है, और पार्ट बी में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न आता है जिसमें आप 100 नंबर का अकेले ही जो क्वेश्चन है वो आता है किसका, सब्जेक्ट कंसर्न का। इसमें आप देखेंगे डिटेल से सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है, केवल इतने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि MCQs रहेंगे। ठीक है, और क्या रहेगा कि ईच सब्जेक्ट कंसर्न से जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात की जाएगी, किसमें, सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड फैक्ट में, जिसमें कि आपकी जानते हैं लिखा हुआ है BLED की बुक्स भी हो सकती हैं, DLED की बुक्स होती है, NTT और JBT एक्सेट्रा। जो आपने कोर्सेज किया है, चाहे वो आपने JBT किया हो, चाहे आपने NTT करा हो, या फिर आपने DLED करा हो, या फिर आप BLED कर रहे हो, तो इनकी जो रेफरेंस बुक रहती हैं उनकी बात किस जा रही है, किसमें, सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, यानी इसमें CDP सेक्शन, टीचिंग मेथोडोलॉजी और भी जितनी भी चीजें मिलती हैं, तो आप इन किसी भी
कोर्सेज की बुक को एक को फॉलो करिए और आप इसको पढ़ लीजिए, इसी से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी बुक को रेफरेंस कर सकते हैं, इसके लिए पार्टिकुलर मैं कोई स्पेसिफिक बुक आपको नहीं बताऊंगी। तो आपने जो भी कोर्स किया है, आपने जो भी इन 2 सालों में जो 2 इयर्स के आपके जो भी डिप्लोमा हुए हैं, डिग्री ली है आपने, आप उन्हीं के बुक को रेफरेंस करिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये पूछता क्वेश्चन कहाँ से है, तो ज्यादातर ये इग्नू की बुक्स को फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो है आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम, तो ओपन यूनिवर्सिटी की भी बुक को फॉलो करता है। तो इनकी भी बुक, अगर आपके पास इन सभी से रिलेटेड बुक्स नहीं है तो आप इग्नू या NIOS की बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे स्लाइड की तरफ, और हमारी अगली स्लाइड है, देखेंगे कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इसको भी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि कहा जा रहा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और आपको खास ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का और नेगेटिव मार्किंग को। तो इसीलिए तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का जो रोल है वो कितने मार्क्स आपके कटने वाले हैं, ये कटने वाले हैं 0.25 मार्क्स कटने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर मैं पॉइंट की इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मार्क्स की, वो आपके ईच सेक्शन में जर्नल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 40% आपको लाने होंगे। जैसे कि मैंने बात की कि यहां पर आपके 2 सेक्शंस हैं, यानी सेक्शन ए की अगर मैं सेक्शन ए पार्ट है और आपका सेक्शन बी है, तो यहां पर आप जानते हैं सेक्शन ए में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, और सेक्शन बी में भी 100 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 100 मार्क्स में से 40% मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे। किसमें? दोनों ही सेट में, यानी दोनों ही सेक्शंस में आपको 40 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर एक सेक्शन में आप 100% भी लाते हैं और दूसरे वाले सेक्शन में अगर आप 35 ला देते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ को भी मेंशन किया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने हो सकते हैं, और मिनिमम ये नहीं कि आप 40 दोनों में ले आ देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें मेरिट बनेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है कि 40 मार्क्स जनरल कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं, अगर यहां पर ओबीसी कैटेगरीज की बात करते हैं तो इनमें जो ईच सेक्शन की बात की गई है वो 35% की बात की गई है, यानी 35 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। यानी 35 नंबर के क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए, यानी मेरिट जब आगे बढ़ेगी, मेरिट बनेगी तो आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो सेक्शनल कट ऑफ को भी ध्यान में रखिएगा। यहीं अगर हम बात करते हैं SC ST PH कैटेगरीज की, तो उसमें जो वेटेज है वो 30% का है। और आपने देखा कि ईच सेक्शन में, यानी दोनों सेक्शन में, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आपको ये चीजें लानी होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो लिखा है जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम लैंग्वेज की, तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम एग्जाम हिंदी में रहता है या इंग्लिश में रहता है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी पेपर आप हिंदी में भी देख पाएंगे और इंग्लिश में भी देख पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि हिंदी वाला सेक्शन आप हिंदी में ही देख सकते हैं और इंग्लिश वाले सेक्शन को आप इंग्लिश में ही देखेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न वाला सब्जेक्ट है, आप उसको दोनों में देख सकते हैं। इवन मैथ्स भी आप दोनों में देख सकते हैं, रीजनिंग सेक्शन भी आप दोनों में देख पाएंगे, और जीएस का सेक्शन भी आप दोनों में देख पाएंगे, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसको देने के लिए, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जिन बच्चों ने भरा है उनको एलिजिबिलिटी पता होगी, लेकिन जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है, जो एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं 2022 DSSB PRT की, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपने BLED किया हो, चाहे आपने DLED किया हो, या फिर आपने JBT या BTC वगैरह किया हो, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें BEd कैंडिडेट्स को शामिल नहीं किया गया है PRT में। इस पर अभी कोर्ट केस चल रहा है, फैसला हो सकता है बाद में आए, तो ये नहीं कह सकते कि BEd भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चों अभी तक जो है सिस्टम उसमें BEd इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही आपने देखा NTT वाले केस में, NTT वाले केस में BEd एंड BTC दोनों को इन्वॉल्व किया गया था, बट अभी जो उनकी
एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस बन रही है उसमें उनको ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप एग्जाम तो दे सकते हैं, अगर आप बीएड वाले हैं, आपको एग्जाम देखना है कि कैसे एग्जाम आता है, देन आप एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन ये श्योर नहीं है कि अगर आपका हो भी जाएगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनमें से 2 ईयर के डिप्लोमाज में से कोई भी डिप्लोमा आपके पास है तो आप एलिजिबल है, प्लस आपके पास में सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये इतनी चीजें हैं तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप आगे भरना चाहते हैं, अगर ये एलिजिबिलिटी आपके पास में है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है बच्चों, आप जानते हैं जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके सितंबर में एग्जाम लग रहे हैं 2022 DSSB PRTs के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर आप बात करते हैं एज लिमिट की, तो PRT में एज लिमिट कितनी है, तो वो है मैक्सिमम 30 ईयर्स। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आप और सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं इससे रिलेटेड PDF के लिए। और बाकी आपकी जो दोनों नोटिस लगी थी ये आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।